हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग को आज एनपीवी के ऊपर एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखिएगा। एनपीवी में कहीं कोई दिक्कत है क्या हम लोगों को? व्हाट इज नो एनपीवी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीवी में हम लोग डिस्काउंटिंग करते हैं या कंपाउंडिंग करते हैं? सर डिस्काउंटिंग करते हैं। सर डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हुआ? कैमरा ऑन नहीं है। सब प्रेजेंट कैमरा ऑन नहीं वैल्यू। है। रोल नंबर 8। सर एक्चुअली पूजा के पास बैठे हुए तो थोड़ा प्रॉब्लम। तो पूजा के पास बैठ के फिर आप पढ़ाई कैसे कर रही हैं? ना तो तुम पूजा के साथ जस्टिस कर रही हो, ना तुम पढ़ाई तुम पूजा के साथ जस्टिस कर रही हो और ना तुम पढ़ाई के साथ जस्टिस कर रही हो। सर वो रूम में जा रहे, बस जा ही रहे हैं। सर वो अपने रूम में जा ही रहे हैं, बस उठ गए पूजा से। चलो ठीक 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 है। चलो, तो इसमें डिस्काउंटिंग आप कैसे समझ गए कि डिस्काउंटिंग कर रहे हैं? रोल नंबर 15 आपको कैसे समझ में आ रहा है कि आप व्हाट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि वी आर फॉलोइंग डिस्काउंटिंग? सर हेलो सर, आप अभी क्वेश्चन दिए क्या? कैसे समझ? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एनपीवी मेथड में कैसे समझ पा रहे हैं कि आप डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, आप कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हैं? जब हम लोग का जो इनिशियल जो फ्यूचर कैश फ्लो जो आएगा उसके हिसाब से जो हमारा जो फ्यूचर कैश फ्लो होगा प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, तो जो हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाए थे उसके अनुसार जो भी आएगा उसी के हिसाब से किया जाता है। बताओ। सर जब हम लोग कैश फ्लो निकालते हैं फ्यूचर का इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और जो हम लोग का वैल्यू आता है वो जो पार्ट जो डिस्काउंट दिया होता है उसके अनुसार तो पता चलता है नेगेटिव या पॉजिटिव पे। चलो क्वेश्चन लिखो एक। देखिए, मेरा जो सवाल था उस सवाल का आंसर होगा बहुत सिंपल सा ये कि एनपीवी मेथड में आप सर हम बताएं। हाँ बोलो बोलो। रोल नंबर 8 बोलो। सर क्योंकि फ्यूचर में कन्वर्ट सर प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट किया जाता है, इसमें इसीलिए डिस्काउंटिंग। बस हो गया, यही तो जानना चाह रहे थे। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं। We are converting the future value of cash flows into their present value and making comparison between the present value of cash outflow and the present value of cash inflow. जो फ्यूचर में आज से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक जो हमारे पास कैश फ्लो होता रहेगा, उसका जो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि आज के डेट में उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और फिर उसको जो आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू का जो कैश आउटफ्लो होगा दोनों को कंपेयर करेंगे।
और कंपैरिजन के बाद ये फाइंड आउट करेंगे कि एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एनपीवी मेथड में हम लोग डिस्काउंटिंग को इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग द फ्यूचर वैल्यूज इनटू द प्रेजेंट वैल्यू इन ऑर्डर टू मेक कंपैरिजंस, राइट? यस सर। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, a project requires an initial investment of rupees 7 lakhs and 1 year later it requires another investment of rupees 8 lakhs. फुल स्टॉप। रोल नंबर 22, तुम्हारा सिर्फ फोरहेड दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। The project is expected to generate a cash flow of rupees 2 lakhs at the end of the first year. 2 lakhs at the end of the first year. Rupees 4 lakhs at the end of second year. Rupees 4 lakhs at the end of second year. Rupees 5 lakhs at the end of third year. Rupees 6 lakh at the end of fourth year. And rupees 8 lakhs at the end of the fifth year. Full stop. The weighted average cost of capital of the business is 15%. Sir, the weighted cost of capital. The weighted average cost of capital is 15%. Is 15%. ये तो उल्टा टोपी काहे लगाया हुआ है? सर सीधा लगाते हैं तो आगे का कुछ दिखता नहीं है। Is 15%, full stop. Comment whether the project should be accepted or rejected. Comment whether the project should be accepted or rejected.
on NPV basis. On which basis? NPV basis पे. जल्दी बनाओ. बनेगा क्या क्लास? यस सर। हेलो. सब बना रहे हैं। इसमें रेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या होगा? 15%। रेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या होगा? रोल नंबर 21 तो कुछ बोलता काहे नहीं है जी? हेलो. सर कुछ नहीं सर, बना रहे।
तो क्या होगा इसमें, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या होगा इस क्वेश्चन में? रेट ऑफ डिस्काउंटिंग का वैल्यू क्या होगा, कितना परसेंट होगा? सर 15%। 15%. क्यों होगा 15%? क्यों होगा 15%? Weighted average cost. क्यों होगा? खाली परसेंटेज देख लिए लिखा हुआ है, इसलिए हो जाएगा? नहीं, वहां पे तो लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि डिस्काउंट रेट है 15%। देखो, पढ़ा बनाने से पहले लॉजिक समझा करो कि क्यों क्यों बना रहे हो, क्या बना रहे हो। ये तो तुक्का मारना हुआ। हम क्लास में बताए थे कि रेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो होगा, वो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमेशा क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। जो हम कैपिटल लगाएंगे उस प्रोजेक्ट में, और हर एक कैपिटल का कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा ना। आप कहीं से भी कैपिटल लेके आइएगा तो उसके लिए आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, कॉस्ट होगा उसका। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ, या वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कि हमने अलग अलग सोर्सेस से जो फंड रेज किया था, अलग अलग सोर्स क्या हो गया, जैसे हमने डेट से फंड रेज किया, इक्विटी से रेज किया, प्रेफरेंस शेयर से रेज किया, या फिर अलग दूसरे मतलब लोन्स के थ्रू फंड को रेज किया। जो कुछ भी सोर्स, कुछ भी सोर्स हो सकता है जहां से भी हमने रेज किया, तो उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट जो आ रहा था वो 15% आ रहा था। और डिस्काउंटिंग रेट बेसिकली कुछ और नहीं होता, वेटेड एवरेज कॉस्ट ही होता है डिस्काउंटिंग रेट, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं। इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप रेट ऑफ डिस्काउंटिंग मान रहे हैं। बनाओ जल्दी, देखो क्या होगा आंसर। सर रिजेक्टेड होगा। रिजेक्टेड होगा? यस सर। कैसे? सर पहले इन्वेस्टमेंट 60 लाख किए थे, फिर उसी साल, फिर उसका दूसरे साल लोग 1 साल बाद 8 लाख और किए, 15 लाख हुआ। हाँ। और जब तो डिस्काउंटिंग रेट से इसमें इसमें करना क्या पड़ेगा? इसमें जो 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट किए उसको भी तो प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यस सर। उसको भी आपको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। उसको भी आपको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो, इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर हमने लगाया कितना, 7 लाख। सेकेंड ईयर हमने लगाया 8 लाख। तो पीवी ऑफ सेकेंड ईयर कैश आउटफ्लो in the beginning of first year। तो इसको कैसे निकालेंगे? पीवी 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 1 डिवाइडेड बाई 1.15। ये 1.15 कैसे आया, समझ गए? Yes, sir. यस सर। ये हो गया 0.869, 0.869 मल्टीप्लाइड बाई 8 lakhs। तो ये हो जाएगा 6,95,650 ले लेते हैं। ये हो जाएगा 6,95,650। अब हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया?
13,95,50 13 लाख 13,95,650। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर देखो, फर्स्ट ईयर जो हमारे पास कैश आउटफ्लो हो रहा है, सॉरी कैश इनफ्लो हुआ, वो हो गया कितना? सर ये शिफ्ट होगा सर, क्योंकि 149,781.6263 ज्यादा आएगा। 2 लाख इंटू 0.869 था ना? सर यस सर। 0.869 1,73,800 ये हो जाएगा 1,73,800। ठीक है, सेकेंड ईयर हो जाएगा 0.869 डिवाइडेड बाई 1.15। 0.755। 0.755, तो 0.755 इंटू 4 lakhs, 4 लाख। ये हो गया 2,000 3,02,260। तीन लाख 2,0260, ये दोनों को देखना है। तीसरा थर्ड ईयर देख लेते हैं बना के। थर्ड ईयर कितना हुआ? 0.755 डिवाइडेड बाई 1.15। 0.755 डिवाइडेड बाई 1.15, ये हो गया 0.656। 0.656 मल्टीप्लाइड बाई कितना था? 5 लाख। थर्ड ईयर, हाँ 5 लाख सर। 5 लाख 5 लाख, ये हो गया 3,28,260। फोर्थ ईयर 0.656 divided by 1.15। 0.656 divided by 1.15। 0.570 0.656 divided by 1.15, ये हो गया 0.570। 0.570 कितना था फोर्थ ईयर में? 6 लाख। 6 लाख। 6 लाख था। यस सर। तो मल्टीप्लाइड बाई 6 लाख, ये हो गया 3,42,260। अब फिफ्थ ईयर में कितना था? 0.570 divided by 1.15। 0.570 divided by 1.15, ये हो गया 0.665। ठीक है, तो ये गलत हो रहा है क्या कहीं?
सर ये फोर्थ ईयर का Point- 3,42,000 आएगा, 260 नहीं आएगा। हाँ वही सर 3,42,000 होगा, 260 नहीं होगा। कैसे? सर 5 6 लाख इंटू 570। 0.57 हुआ ना? 0.570। 3,42,000 हुआ। अब यहाँ पे 0.570 डिवाइडेड बाय 1.15 ये 0.496 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 8 लाख है। यस सर। तीन लाख 96,800। कितना ही होगा? यस सर इतना। अब चलो बताओ हमको। Summation of PV of future cash flows, future cash inflow। क्या क्या दिया हुआ? सबसे पहला बताते चलो, है तुम्हारे पास लिखा हुआ? फर्स्ट ईयर 1,73,800। 73,800। सर एक्सेप्टेड होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, गलती जोड़ दिया। 1,73,800 2,260 प्लस 3,02,260 3,28,200 3,28,260 3,28,260 प्लस 3,42,000 प्लस 3,96,800 कितना? 3,96,800 3,96,800 3,96,800 इसको अगर ऐड करोगे 3,96,800 प्लस 1,73,800 प्लस 3,02,260 3,02,260 प्लस 3,28,000 3,28,260 प्लस 3,28,260 प्लस 3,42,000 ये हो गया 15,43,120। 15,43,120। यस सर इतना ही आ रहा है। 15,43,120। ठीक है, तो अब एनपीवी क्या होगा? एनपीवी का फॉर्मूला होता है एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू सिग्मा summation present value of future cash inflow minus summation of PV of cash outflow। of cash outflow यही है। तो ये अब 15,43,120 तो 15,43,120 माइनस 13,95,650 यही था ना? यस सर। हाँ यस सर यही था। माइनस 13,95,650 ये हो गया
1,47,470। तो एनपीवी जो हो जाएगा 1,47,470। तो एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है, Yes, प्रोजेक्ट accepted. will be accepted। हाँ बताइए जी। अभिजीत कहाँ गलती कर रहे थे तुम जी? सर मैंने एक्सेप्टेड ही बोला था। एक्सेप्टेड, कितना डिफरेंस आ रहा था तुम्हारा? सर 1,40,000 के आसपास, क्योंकि हम डिवाइड करके बनाते थे। किसको डिवाइड करके बना रहे थे? सर 1.15 जो आप फॉर्मूला दिखाए थे ना, इसी को हम नीचे में जैसे 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा तो आ जाएगा 1.3225 और डिवाइड 4 लाख ऊपर रहेगा तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 1.3225 तो आंसर आ जाएगा मेरा 3,24,57.4669। और तो थर्ड ईयर में ऐसे कैसे किया? सर थर्ड ईयर मेरा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 तो मेरा आ जाएगा 1.520875 और फिर इसका डिवाइड कर देंगे उसे 5 लाख डिवाइड कर देंगे इससे तो आ जाएगा 328,758.1162। ये वाला सर बताए थे, ये इसमें क्या बोलते हैं, पवन सर बताए थे पिछले सेमेस्टर में ये फॉर्मूला। कौन वाला? और यही वाला जो अभिजीत बता रहा है, इस तरह से भी बनाने का। तो थर्ड ईयर में कितना वैल्यू आया था हम लोग का? 6 लाख आया था ना? पॉइंट में ना? नहीं, थर्ड ईयर का हम लोग का जो कैश इनफ्लो आ रहा था वो कितना आ रहा था? 3,28,260 28,260 डिवाइडेड बाय 1.520875। सर सर पॉइंट ऐसे का नहीं डिफरेंस। सर ऐसे नहीं था। 5 लाख आया था कैश इनफ्लो, फिर इसका डिवाइड करेंगे। 5 लाख आया था ना? यस सर। 5 लाख आया था ना? यस सर, Yes, ये कैश फ्लो 5 लाख। तो 3,28,758। यस सर इतना हाँ ही है। चलो ठीक है, वैसे हाँ वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनपीवी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हेलो। यस सर। हाँ तो अब हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं तो मुझे उस प्रोजेक्ट से क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए ना? मुझे उस प्रोजेक्ट से क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। मुझे उस प्रोजेक्ट से पैसा चाहिए कि भाई कितना पैसा मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब आप देखिए, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इसको आप कैलकुलेट, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई यही मेरा डिस्काउंट रेट हो गया। क्या हो गया? डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंट रेट। बहुत सारे लोग इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, और कुछ लोग इसको हर्डल रेट के नाम से भी जानते हैं। किस रेट से जानते हैं? हर्डल रेट।
hurdle rate. हर्डल रेट का मतलब क्या हो गया? बाधा। मतलब किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में ये रेट कारगर साबित होता है। अगर इसके ऊपर है तो ठीक है, नहीं है तो दिक्कत है। अब ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग निकालते कैसे हैं? देखिए, इसको निकालने का एक तरीका है, जिसको हम लोग कहते हैं रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। अब ये रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम होता क्या है? व्हाट इज रिस्क फ्री रेट? रिस्क फ्री रेट का मतलब हुआ मिनिमम रिटर्न। मिनिमम रिटर्न। और ये मिनिमम रिटर्न क्या है? ये किसी भी प्रोजेक्ट में इतना तो मिलेगा ही मिलेगा जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या कहीं पे भी अगर आप पैसा लगाएंगे। ये गवर्नमेंट बॉन्ड से जो मिलने वाला रिटर्न होता है उसको हम लोग रिस्क फ्री रेट कहते हैं। ये हर प्रोजेक्ट के लिए कॉमन होता है। अब आइए, रिस्क प्रीमियम क्या हुआ? रिस्क प्रीमियम जो है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? ये डिपेंड करता है किसी भी प्रोजेक्ट के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। जो प्रोजेक्ट जितना रिस्की है वहां पर रिस्क प्रीमियम हम लोग उतना बढ़ा देंगे। जिस प्रोजेक्ट में रिस्क प्रोफाइल कम है उस प्रोजेक्ट में हम लोग रिस्क प्रीमियम को कम कर देंगे। तो एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो वैरी करता है किसके ऊपर? रिस्क प्रीमियम के ऊपर, क्योंकि रिस्क फ्री रेट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ये हर प्रोजेक्ट के लिए कांस्टेंट होगा। चेंज क्या करेगा? रिस्क प्रीमियम चेंज करेगा। जो जितना ज्यादा रिस्कियर प्रोजेक्ट होगा तो वहां पर हमारा ये हमारा रिस्क प्रीमियम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. सर कोई रिस्क दिक्कत है प्रीमियम एक इसमें? और समझाइए। रिस्क प्रीमियम जो होता है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? प्रोजेक्ट के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, के रिस्क के ऊपर। जो प्रोजेक्ट जितना रिस्की होगा वहां पे हम लोग उतना ज्यादा रिटर्न ढूंढेंगे। जो प्रोजेक्ट में रिस्क कम होगा, स्टेबल रिटर्न होगा, कम होगा, तो वहां पे हम लोग रिटर्न कम ढूंढेंगे, क्योंकि रेवेन्यू स्टेबल है, रिस्क रिस्क कम है, इसलिए मुझे रिटर्न भी कम चाहिए होगा। लेकिन जहां पे हम जोखिम लेने को तैयार है, जिस प्रोजेक्ट में मतलब ज्यादा जोखिम है, वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बताइए। रिस्क प्रीमियम रिस्क को ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, रिस्क ज्यादा है तो उससे रिटर्न भी हम लोगों को ज्यादा चाहिए। तो किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपको ध्यान ये देना है कि वो जो रिस्क फ्री रेट है और रिस्क प्रीमियम है, तो रिस्क फ्री रेट जो होगा वो बेसिकली सब के लिए कॉमन होगा, जो कि एक मिनिमम रिटर्न है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज के ऊपर मिलता है। और रिस्क प्रीमियम जो होगा वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करेगा। जो अगर कोई रिस्कियर प्रोजेक्ट होगा तो उसमें हम लोग रिटर्न ज्यादा ढूंढेंगे। लेस रिस्की जो प्रोजेक्ट होगा उसमें हमारा रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखते हैं कुछ और आगे पढ़ेंगे जो हमारा ये इसके बाद IRR है मेरे ख्याल से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इजंट इट? यस सर वही है। Yes, तो sir. उसको फिर हम लोग वही। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अटेंडेंस के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को दोबारा से, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है।